अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। काफिले वाले कुछ और आगे गए तो पड़ाव के लिए निहायत मौजूद जगह आ गई है। काफिला रुक गया और पड़ाव कर लिया गया। खुल्लात और उसका साथी जरा अलग हट कर बैठे और सोचने लगे कि सब सो जाएं तो सामान की तलाशी लें, या उन दोनों में से एक खामोशी से निकल जाए और किसी करीबी सरहदी चौकी को इतला कर दे ताकि काफिले पर छापा मारा जाए। मगर खतरा यह था कि काफिले वालों को शक हो जाएगा और वह पीछे रहने वाले अकेले जासूस को कत्ल करके या अगवा करके तेज रफ्तारी से गायब हो जाएंगे। उन्होंने सोने की नहीं बल्कि जागते रहने की कोशिश की। काफिले वाले खा पी कर सो गए। इतने में दो लड़कियां जो काफिले के साथ थीं इस तरह उनके पास आई जैसे चोरी छुपे आई हों। वो इस इलाके की सहराई जबान बोल रही थीं। उन्होंने खुल्लात और उसके साथी से कहा कि अगर वह उन्हें राज की एक बात बताएं तो क्या वो उनकी मदद करेंगे। राज एक ऐसा लफ्ज़ था जिसने सलाहुद्दीन अयूबी के इन दोनों जासूसों को चौंका दिया। वो राज हासिल करने के लिए हीरे गुजारों में मारे मारे फिर रहे थे और इस काफिले के साथ वो राज की खातिर ही चले थे। उन्होंने बताया कि यह काफिला बुर्दा फरोशों का है और ये चारों लड़कियां अगवा करके लाई जा रही हैं। उन्हें मालूम नहीं था कि उन्हें कहाँ ले जाया जा रहा है। लड़कियों ने बताया कि वह मुसलमान हैं और इन लोगों से आज़ाद होना चाहती हैं। बातों बातों में एक लड़की ने खुला से कहा कि वो अगर उसे अपने साथ ले जाए तो उसके साथ शादी करेगी और सारी उम्र उसकी वफादार रहेगी। दूसरी लड़की खुलात के साथी के साथ अलग बैठी थी और वह भी इस किस्म की बातें कर रही थी। दोनों लड़कियों ने अलग अलग दोनों मिस्री जासूसों को खुश करने के लिए उन्हें कोई बड़ी ही लजीज चीज़ खाने को दी। एक लड़की दबे पाँव गई और छोटा सा एक मशकीज़ा उठा ली। उसमें से उसने दोनों को कुछ पिलाया जो कोई शरबत था। उसका जायका इतना अच्छा था कि दोनों खासा ज़्यादा पी गए। थोड़ी ही देर बाद दोनों की आंख लग गई और जब उनकी आंख खुली तो अगले दिन का सूरज उफक से थोड़ा ही ऊपर रह गया था। वो सारी रात और सारा दिन सोए रहे। रेगजार की झुलस देने वाली तपिश भी उन्हें नहीं जगा सकी थी। वो हड़बड़ा कर उठे। वहाँ काफिला भी नहीं था और इन दोनों के ऊँट भी नहीं थे और वह उस जगह भी नहीं थे जहाँ उन्होंने रात पड़ाव किया था। यह कोई और जगह थी। इर्द गिर्द मिट्टी और रेत के टीले थे। दोनों दौड़ते हुए एक बुलंद टीले पर चढ़े। इधर उधर देखा। उन्हें टीलों की चोटियों और उनसे दूर सहरा की रेत के सिवा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वो बूढ़ा आदमी मैं था जिसके साथ तुम सफर के दौरान बातें करते रहे थे। रिमांड के जासूसों के कमांडर विंडसर ने उन्हें कहा, मैं तुम्हारी बातों से जान गया था कि तुम जासूस हो और मालूम करना चाहते हो कि हम कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं। वो तुम नहीं थे। खुल्लत ने कहा, वो तो कोई बूढ़ा आदमी था। वो मेरा बहरूप था। विंडसर ने कहा, मुझे खुशी है कि तुम मान गए हो कि तुम दोनों जासूस थे और अब भी जासूस हो। और मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि तुम्हें बेहोश करने वाली लड़कियों में से एक ये थी। हम अब जासूस नहीं हैं। खुल्लत ने कहा, हम अब खलीफा के वफादार हैं। तुम बकवास करते हो। विंडसर ने कहा, अली बिन सुफियान की मैंने हमेशा तारीफ की है मगर तुम्हारी तरबियत मुकम्मल नहीं। तुमने अभी तक अपने आप को छुपाना और अपना हुलिया बदलना नहीं सीखा। विंडसर ने उन्हें बताया कि वो जंगी सामान और बहुत सी रकम लेकर सूडान ले जा रहे थे। काफिले में जो अफराद शहरी लिबास में थे वो फौजी मुशीर थे। वो सब सलेबी थे और सूडान जा रहे थे। उन्होंने ही सूडानी फौज तैयार की और सलाहुद्दीन अयूबी के भाई तकीउद्दीन को ऐसी बुरी शिकस्त दी थी कि वो अपनी आधी फौज वहीं छोड़ आया था। अगर सलाहुद्दीन अयूबी अक्ल इस्तेमाल न करता तो तकीउद्दीन बाकी फौज वहां से नहीं निकाल सकता था। इन लड़कियों ने भी तुम्हारी शिकस्त में बहुत काम किया था। विंडसर ने उन्हें बताया कि उनकी मुलाकात जब मिस्र के शुमाल में हुई थी तो रात पड़ाव के दौरान उनमें से कोई भी नहीं सोया था और उन दोनों लड़कियों को इसी मकसद के लिए खुलात और उसके साथी के पास भेजा गया था कि उन्हें बातों में उलझा के बेहोश कर दें। उनकी तरकीब कामयाब रही। उनके बेहोश होते ही काफिला रवाना हो गया। खुल्लत अपने साथी समेत उसका कैदी था। अब वो हथियार डालना नहीं चाहता था। उसने यहाँ से निकलने या मर जाने का फैसला कर लिया। मेरी एक पेशकश कबूल कर लो। विंडसर ने उन्हें कहा, मैं तुम पर ऐसा रहम कर रहा हूँ जो मैंने कभी किसी पर नहीं किया। तुम दोनों मेरे गिरोह में शामिल हो जाओ। जितनी उजरत मांगोगे दूंगा। कहोगे तो दमिश्क भेज दूंगा और अगर कहरा जाना चाहो तो वहाँ भेज दूंगा। वहाँ तुम दोनों सलाहुद्दीन अयूबी के जासूस बने रहना, लेकिन काम हमारे लिए करना। तुम्हारा काम यह होगा कि हमारे जो जासूस वहाँ काम कर रहे हैं उनकी मदद करो। अगर कोई उनकी निशानदही कर दे तो उन्हें कबल अज वक्त खबरदार करके इधर उधर कर देना। वो बोलता जा रहा था और ये दोनों खामोशी से सुन रहे थे।
उसे तवक्को थी कि ये दोनों मान जाएंगे। उसने कहा, यह पेशकश कबूल करने से पहले मेरी ये शर्त है कि यहाँ तुम्हारे जितने जासूस हैं वो पकड़वा दो। ये बता दो कि वो कहाँ कहाँ हैं। हमें तुम्हारी पेशकश के साथ कोई दिलचस्पी नहीं। हुल्लत ने कहा, हमें यह भी मालूम नहीं कि यहाँ कोई जासूस है या नहीं। तुम्हें शायद मालूम नहीं कि मैं तुम्हारे जिस्म की क्या हालत बना दूंगा। विंडसर ने कहा, अगर तुम्हें यह तवक्को है कि तुम्हें फौरन कत्ल कर दिया जाएगा तो तुम्हारी ये तवक्को पूरी नहीं होगी। मैं तुम्हें जिस तनूर में फेंकूंगा उसमें से इतनी जल्दी निजात हासिल नहीं कर सकोगे। उसने मुस्करा कर कहा, क्या तुम मुझसे मनवा लोगे कि तुम जासूस नहीं हो? क्या मैं अभी शक में हूँ? तुम में इतनी अकल नहीं कि मुझे धोखा दे सको। तुम में इतनी अकल होती तो इस लड़की के हाथों बेवकूफ़ ना बनते। इसने तुम्हें अपनी जवानी और खूबसूरती के जाल में फांस लिया था। सुनो मेरे सलेबी दोस्त, हुल्लत खरी बातों पर आ गया और बोला, हम दोनों जासूस हैं। मगर यह झूठ है कि मैं या मेरा ये रफ़ीक लड़कियों के हुस्न के फरेब में आ गया था। मैं पत्थर हूँ, लेकिन मुझ में एक कमज़ोरी है। बहुत अरसा गुजरा, 15-16 साल की उम्र की एक लड़की मेरे सामने फिरोख्त हो गई थी। मैंने उसे बचाने की कोशिश में एक आदमी की तलवार छीन ली थी और एक को जख्मी भी कर दिया था। वो 3 थे और मैं अकेला। उन्होंने मुझे गिरा लिया। अगर मैं बेहोश ना होता तो उस लड़की को बचा लेता। वो उसे ले गए और मुझे लोग बेहोशी की हालत में उठाकर घर ले गए। तुम कहाँ के रहने वाले हो? विंडसर ने पूछा। दमिश्क समझ लो, हुल्लत ने जवाब दिया। मैं अब कुछ नहीं छुपाऊंगा। दमिश्क के करीब एक गाँव है, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा साथी बगदादी है। मैं ये बातें तुम्हारे डर से नहीं बता रहा। तुम मुझे इतनी आसानी से पकड़ नहीं सकोगे। हिम्मत है तो हमारे हाथों से बर्छियाँ ले लो, हमसे तलवार लो। जिस तनूर का तुम जिक्र करते हो उसमें हमारी लाशें जाएंगी। विंडसर के होठों पर तंजिया मुस्कुराहट थी। सलेबी लड़की ने हंसकर कहा, इन्हें खुशफहमी मरवाएगी। और नई रकासा खुलाद को गहरी नजरों से देख रही थी। मैं तुम्हें बता रहा था कि मैं उस लड़की को नहीं बचा सका था, खुल्लत ने कहा। उस रात जब हम दोनों तुम्हारे काफिले के साथ थे तो तुम्हारी 2 लड़कियों ने मुझे कहा कि उन्हें बेचने के लिए अगवा करके ले जाया जा रहा है। तो मेरी आंखों के सामने वो लड़की आ गई जिसे मैं बचा नहीं सका था। मैंने उन दोनों लड़कियों के चेहरों पर उसी लड़की का चेहरा देखा। मेरे दिल में जो कांटा था उसने मेरी अकल पर पर्दा डाल दिया। अगर मुझे वो लड़की याद ना आती तो मैं कभी बेवकूफ़ ना बनता। नई रकासा का जिस्म बड़ी जोर से कांपा। वो पीछे हट गई और पलंग पर बैठ गई। उसका रंग जर्द हो गया था। और अब तो मौत भी मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकती, हुल्लत ने कहा। और तुम्हारा कोई लालच मुझे अपने फर से गुमराह नहीं कर सकता। उधर जियाफत के हाल में विंडसर का इंतजार हो रहा था। जिन्हें पता चल चुका था कि कोई नई रकासा आई है तो वो रकासा के इंतजार में थे। ये तो किसी ने भी नहीं देखा कि दरवाजे के बाहर जो संतरी मुस्तैद खड़े रहते थे वो कहाँ चले गए हैं। बर्छियां और तलवारें अभी तक खुल्लत और उसके साथी के पास थीं। विंडसर ने जब देखा कि वो उसकी पेशकश ठुकरा चुके हैं और दोनों अपने अकीदे और फर्ज के पक्के मालूम होते हैं तो उसने उन्हें कहा कि हथियार उसके हवाले कर दें। दोनों ने साफ इनकार कर दिया। विंडसर उनसे जबरदस्ती हथियार लेने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ा। वो बॉडीगार्ड्स को बुलाना चाहता होगा। हुल्लत ने तेजी से दरवाजा बंद कर दिया और जंजीर चढ़ाकर बर्छी की नोक विंडसर की तरफ करके कहा, जहां हो वहीं खड़े रहो। उसने आगे बढ़कर बर्छी की नोक विंडसर की शेरक पर रख दी। हुल्लत के साथी ने अपनी बर्छी की नोक सलेबी लड़की की शेरक पर रखी। विंडसर और लड़की पीछे हटते हटते दीवार के साथ जा लगे। हुल्लत और उसके साथी ने दोनों को वहीं दबा लिया। हुल्लत ने नई रकासा से कहा, तुम इनके साथ खड़ी हो जाओ। अगर तुमने शोर मचाया तो जान से हाथ धो बैठोगी। अगर तुम हुल्लत हो तो मेरा नाम हमीरा है। नई रकासा ने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही दिन पहचान लिया था और तुम मुझे पहचानने की कोशिश कर रहे थे। थोड़ी देर पहले खुल्लत ने अपने नाम के सिवा बाकी निशानियां बता दी थीं। हमीरा जब से यहाँ आई थी वो खुल्लत को देख रही थी, मगर खुल्लत की तरह वो भी शक में थी। वो भी यही सोचती थी कि इंसानों की सूरतें एक जैसी भी हो सकती हैं। क्या तुम भी जासूस हो? खुल्लत ने पूछा। नहीं, हमीरा ने जवाब दिया, मैं सिर्फ रकासा हूँ। मुझ पर कोई शक ना करना खुल्लत। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे साथ जाऊंगी। अल साले जियाफत में आ गया। उसके तमाम उमरा वज़रा और दूसरे मेहमान भी आ गए। उनमें सलेबी फौज के अफसर भी थे जो मशीरों की हैसियत से यहाँ आए थे। उनका अंदाज बादशाहों जैसा था। उनमें रिमांड का फौजी नुमाइंदा भी था। वो सब विंडसर को ढूंढ रहे थे। वो अभी तक गैर हाजिर था। तमाम सलेबी लड़कियां हाल में पहुंच गई थीं, सिर्फ एक नहीं थी। नाचने वालियां भी आ गई थीं। नई रकासा गैर हाजिर थी।
हल साले किया जाने से सबकी बेताबी बढ़ गई। एक मुलाजिम से कहा गया कि वो विंडसर और दोनों लड़कियों से कहे कि सब आ गए हैं, इन्हें बांध कर यहीं फेंक चलते हैं। हुल्लत के साथी ने कहा, क्या तुम सांपों को जिंदा रखना चाहते हो? हुल्लत ने कहा, और बर्छी जिसकी नोक विंडसर की शेरक को छू रही थी पूरी ताकत से दबाई। विंडसर का सर दीवार के साथ लगा हुआ था। बर्छी की अन्य उसकी शेरक में दाखिल होकर पीछे निकल गई। विंडसर का हल्का सा खराटा सुनाई दिया। इसके फौरन बाद ऐसा ही एक खराटा सलेबी लड़की के मुंह से निकला। उसकी शेरक को चीरती हुई बर्छी की अन्य खुलत के साथी ने पार कर दी थी। दोनों ने बर्छियां निकाल ली। विंडसर और लड़की गिरकर तड़पने लगे। खुलत और उसके साथी ने दोनों के दिलों पर बर्छियां रखकर ऊपर से पूरा वजन डाला। दोनों के दिल चिढ़ गए और वो ठंडे हो गए। दोनों की लाशों को पलंग के नीचे फेंक दिया गया। यह कमरा विंडसर का था। दीवार के साथ उसका चुगा लटक रहा था, जिसके साथ सर को ढांपने वाला हिस्सा भी था। हमीरा ने यह चुगा पहन लिया और सर भी ढांप लिया। वहीं से कपड़े उठाकर उसने मर्दाना लिबास पहन लिया, पाँव भी बदल लिया और चेहरा भी छुपा लिया। उसे अब एक नज़र में कोई नहीं पहचान सकता था कि ये लड़की है। हुल्लत ने दरवाज़ा खोला। बाहर देखा, बरामदे में मुलाजमों की आमदो रफ्त और भाग दौड़ थी। वो तीनों बाहर निकले, दरवाज़ा बंद किया और एक तरफ चल पड़े। फौरन बाद वो अंधेरे में हो गए। उधर एक खई थी, उससे उतरे और खतरे के इलाके से निकल गए। हुल्लत और उसके साथी को मालूम था कि उन्हें कहाँ जाना है। उनका कमांडर एक आलम फाजिल के रूम में जहाँ रहता था वहाँ छुपने की जगह भी थी और वहाँ निकलने का बंदोबस्त भी था। इस वक्त शहर से निकलना खतरे से खाली ना था। घोड़े भी नहीं थे। उन्हें हलफ से फरार होकर दमिश्क पहुंचना था। उन्हें यह अंदाजा भी था कि कत्ल का पता चलते ही शहर में क्या ऊध बर्पा होगा। कत्ल का इंकशाफ होते ज्यादा देर नहीं लगी। किसी ने विंडसर के कमरे का दरवाज़ा खोला। पलंग के नीचे से जो खून बह रहा था वो फर्श पर फैलता हुआ दरवाजे तक पहुंच गया था। हंगामा बपा हो गया। वहां एक नहीं दो लाशें थीं। दोनों के जख्म एक जैसे थे। फौरी तौर पर पहरेदारों का ख्याल आया। उनकी मौजूदगी में बेहक वक्त दो कत्ल कौन कर सकता था? जिन संतरियों की ड्यूटी थी उन्हें बुलाया गया। दोनों गायब थे। इस इमारत में किसी का बगैर इजाजत दाखिला ममनू था। यहाँ चीदा चीदा लोग या हाकिम या मुअज्जज शहरी थे आ सकते थे। उनकी भी चेकिंग होती थी। बॉडी गार्ड्स के कमांडर के लिए मुसीबत खड़ी हो गई। यह कत्ल पेशावरों का काम था या सुल्तान अयूबी के जासूसों का, और ये काम फिदाई कातलों का भी हो सकता था। किसी ने कहा कि किराए के ये कातिल किसी से भी उजरत लेकर कत्ल कर सकते हैं। दरवाजे के दोनों संतरी ना मिले तो ये शक पुख्ता हो गया कि वो सुल्तान अयूबी के आदमी होंगे और उन्होंने विंडसर को इस वजह से कत्ल किया है कि वो जासूसों का सरबराह बन के आया था। रात देर तक खुलत और उसका साथी ना मिले तो शहर में उनकी तलाश शुरू हो गई। यह इनकशाफ बहुत देर बाद हुआ कि नई रकासा भी गायब है। शहर की नाकाबंदी कर दी गई। हुल्लत, उसका साथी और हमीरा अपने ठिकाने पर पहुंच गए थे। उन्होंने अपने कमांडर को अपना कारनामा सुनाया तो उसने उन्हें छुपा लिया और कहा कि वो बाहर के हालात के मुताबिक उन्हें बताएगा कि वो कब यहाँ से निकलें। उस पर किसी को शक नहीं हो सकता था क्योंकि उसे लोग आलम और बरगुजीदा इंसान समझते थे। अदाकारी में उसे महारत हासिल थी। उसने अपने दो शागिर्द अपने साथ रखे हुए थे, वो भी जासूस थे। हलब से दमिश्क तक वही इतलात पहुंचाते थे। उसने दोनों शागिर्दों को हुक्म दिया कि वो बाहर की खबर रखें कि क्या हो रहा है। अमीरा ने इस आलम के सामने खुलत को सुनाया कि उस पर क्या गुजरी थी। वो वाक़या तो 7-8 साल पुराना हो चुका था। उसने सुनाया कि खुलत जब हमीरा को उसके बाप और उन दो आदमियों से बचाने के लिए लड़ा था तो हमीरा के बाप ने पीछे से कुदाल खुलत के सर पर मारी थी। इससे वो बेहोश हो गया था। वो तीनों हमीरा को घर ले गए। एक निकाह खां को बुलाया जिसने उससे पूछे बगैर निकाह पढ़ा दिया और वो दोनों आदमी हमीरा को अपने साथ घर ले गए। एक रात वो दमिश्क में ठहरे, फिर उसे उन इलाकों में ले गए जो सलेबियों के कब्जे में थे। उसे नाज की तरबियत दी जाने लगी। इब्तदा में उसने मज़ामत की मगर उस पर इस कदर तशद्दुद किया गया कि वो बेहोश हो जाती थी। तशद्दुद और नशे से उसे रकासा बना लिया गया। बहुत ऊंचे दर्जे के लोग उसे दाद देने लगे। वो ऐसे कीमती तोहफे लाते थे कि वो दंग रह जाती थी। अब उसे हलब में किसी और अमीर की फरमाइश पर बुलाया गया था। उसने बताया कि पहले दिन उसने खुलत को देखा तो उसने बिला शक व शुबा दिल से कहा कि यह खुलत है, लेकिन यह शक भी होता था कि हो सकता है यह खुलत की शक्ल सूरत का कोई और आदमी हो। आखिर यह इत्तफाक हुआ कि विंडसर ने खुलत और उसके साथी को पहचान लिया। उसे खुलत तो मिल गया और वह उसके साथ भाग भी आई, लेकिन हलब से बचकर निकलना एक मसला था। नाजरीन, खलीफा की जियाफत और रक्स की महफिल वीरान हो चुकी थी। वहाँ विंडसर का इंतजार हो रहा था मगर विंडसर की लाश पहुंची।
وہاں صلیبی فوج کے جو اعلیٰ افسر تھے وہ سخت غصے میں تھے۔ ریمانڈ کا فوجی نمائندہ تو سب سے زیادہ بھڑکا ہوا تھا۔ وینڈسر بہت قیمتی افسر تھا۔ فوجی نمائندہ ملک الصالح اور اس کے عمرا اور اس کے فوجی کمانڈروں پر ٹوٹ ٹوٹ پڑتا تھا اور سابو سے دبک رہے تھے۔ اس نے کہا، قاتل رات ہی رات شہر سے نہیں نکل سکتے، صبح سویرے حلب کے ایک ایک گھر کی تلاشی لی جائے، یہاں کی ساری فوج کو اس پر لا دو، فوج لوگوں کے جاگنے سے پہلے گھروں میں داخل ہو جائے، یہاں کے باشندوں کو اتنا پریشان کیا جائے کہ وہ قاتلوں کو خود ہی ہمارے حوالے کر دیں۔ ایسا ہی ہوگا، ایک مسلمان امیر نے کہا۔ ہم فوج کو ابھی حکم دے دیتے ہیں کہ شہر کے اندھیرے میں شہر میں پھیل جائے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ یہ آواز ایک مسلمان کلادار کی تھی۔ اس نے ایک بار پھر گرج کر کہا، ایسا نہیں ہوگا، تلاشی صرف اس گھر کے لی جائے گی جس پر پختہ شک اور کوئی واضح شہادت ہوگی۔ اتنے سارے اعلیٰ حکام کے ہجوم پر اس گرجدار آواز نے سناٹا طاری کر دیا۔ کسی کو توقع نہیں تھی کہ ریمانڈ کے فوجی نمائندے کے حکم کو کوئی مسلمان ایسے جوش سے ٹوکے گا۔ سب نے دیکھا کہ یہ کون ہے۔ وہ حماد کا کلادار تھا جس کا نام جوردیک تھا۔ اس کے متعلق تاریخ اتنا ہی بتاتی ہے کہ وہ صلاح الدین ایوبی کا دوست تھا، لیکن واقعی نگاروں کے مطابق اس واقعہ تک وہ صلاح الدین ایوبی کے مخالف کیمپ میں تھا اور الصالح کے وفاداروں میں سے تھا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ صرف اس ضیافت میں ہی شریک نہیں تھا بلکہ جنگی کانفرنسوں میں شریک ہوتا تھا۔ سلطان ایوبی کے خلاف جنگ کا جو منصوبہ بنا تھا وہ اس میں بھی شریک تھا۔ اس نے جب ایک صلیبی کے منہ سے یہ الفاظ سنے کہ حلب کے ہر گھر کی تلاشی لی جائے گی تو اس میں اسلامی وقار بیدار ہو گیا۔ اس نے کہا، یہاں مسلمان گھرانے ہیں جن میں پردہ نشین خواتین بھی ہیں، ہم ان کی بےعزتی برداشت نہیں کریں گے۔ شریف گھرانوں میں فوجی داخل نہیں ہوں گے۔ قاتل اسی شہر کے تھے۔ ایک صلیبی افسر نے کہا، ہم تمام شہریوں سے انتقام لیں گے۔ وینڈسر جیسا قابل افسر قتل ہو گیا ہے، ہمیں کسی کی عزت اور کسی کے پردے کی پرواہ نہیں، اور مجھے تمہارے ایک افسر کے قتل کی پرواہ نہیں۔ جوردیک نے قہر سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ جوردیک خاموش رہو۔ نو عمر اور نا تجربہ کار سلطان نے حکم کے لہجے میں کہا، یہ لوگ اتنی دور سے ہماری مدد کے لیے آئے ہیں، کیا تم مہمان نوازی کے آداب سے نہ واقف ہو؟ آسان فراموش نہ بنو، ہمیں قاتل کو پکڑنا ہے۔ خلیفہ کی تائید میں کئی آوازیں سنائی دیں۔ میں صلاح الدین ایوبی کے خلاف ہو سکتا ہوں اور ہوں بھی، جوردیک نے کہا، لیکن اپنی قوم کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ محترم سلطان، اگر آپ نے شہریوں کو پریشان کیا تو سب آپ کے خلاف ہو جائیں گے۔ آپ صلاح الدین ایوبی کے خلاف جو محاذ بنا رہے ہیں وہ کمزور ہو جائے گا۔ ہم نے قوم کی کبھی پرواہ نہیں کی۔ ریمانڈ کے فوجی نمائندے نے کہا، ہم قاتلوں کو ڈھونڈیں گے، وہ کسی گھر میں ہی ہوں گے، ہم انہیں باہر نکال لیں گے۔ یہ قتل صلاح الدین ایوبی نے کرایا ہے۔ میرے دوست، جوردیک نے کہا، تمہارے ایک افسر کا قتل کوئی بہت بڑی بات نہیں۔ تم صلاح الدین ایوبی کو قتل کرانے کی کتنی بار کوشش کر چکے ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ تم اسے قتل نہیں کر سکے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ تم نے کوئی جرم کیا تھا۔ دشمن ایک دوسرے کو ہر جائز ناجائز طریقے سے مارنے اور مروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر تمہارے وینڈسر کو ایوبی نے قتل کرایا ہے تو فرق صرف یہ پڑا ہے کہ تم اسے قتل کرانے میں کامیاب نہیں ہو سکتے، اور وہ تمہارے ایک اہم افسر کو قتل کرانے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ تم اس کے کئی ایک اہم افسروں کو قتل کرا چکے ہو۔ اس نے شہریوں کو کبھی پریشان نہیں کیا۔ تمام مسلمان عمرا اور حکام جوردیک کے خلاف بولنے لگے۔ وہ صلیبیوں کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن جوردیک نے سب کا مقابلہ کیا اور اسی بات پر ڈٹا رہا کہ شہر کے کسی گھر کی تلاشی نہیں لی جائے گی۔ تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ تم بھی اس قتل میں شریک ہو؟ ایک صلیبی مشیر نے کہا، مجھے شک ہے کہ تم صلاح الدین ایوبی کے دوست ہو۔ اگر حلب کے مسلمان گھرانوں کو پریشان کیا گیا تو میں کسی کے بھی قتل میں شریک ہو سکتا ہوں، جوردیک نے کہا، اور میں ایوبی کا دوست بھی ہو سکتا ہوں۔ ہم جب تک یہاں ہیں ہمارا حکم چلے گا۔ صلیبی نمائندے نے کہا، تم یہاں اجرت پر آئے ہو؟ جوردیک نے کہا، یہاں ہمارا حکم چلے گا۔ ہم مسلمان ہیں، حالات ہمیں آپس میں لڑا رہے ہیں۔ مسلم اور غیر مسلم کی کبھی دوستی نہیں ہو سکتی۔ اگر تم بلا اجرت آئے ہو تو میں تمہاری مدد سے دستبردار ہوتا ہوں، میں کلاداری کے عہدے سے بھی دستبردار ہوتا ہوں، اور میں تم سب کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ میری قوم کے کسی ایک بھی بے گناہ فرد کو تکلیف دی گئی تو میں انتقام لوں گا۔ کسی کے اشارے پر دو آدمی جوردیک کو باہر لے گئے۔ اس کی غیر حاضری میں صلیبی نمائندے نے سب سے کہا کہ حالات ایسے ہیں کہ کلادار کو ناراض نہیں کیا جا سکتا۔ یہ شخص اتنی دلیری سے باتیں کر رہا ہے تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے قلعے میں جو فوج ہے وہ اس کی مرید ہے۔ اگر ایسا ہے تو یہ صورتحال اچھی نہیں۔ آپس میں صلاح مشورہ کر کے جوردیک کو اندر بلا لیا گیا
اور اسے بتایا گیا کہ شہریوں کو پریشان نہیں کیا جائے گا مگر قاتلوں کو تلاش ضرور کیا جائے گا۔ جوردیک نے کہا وہ 3-4 دن وہیں رہے گا۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔